Hello everyone, welcome to our YouTube channel Incliners Hub. This is राशि गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। और जो प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हैं वो मेनली हमें भील, गोंड तथा कुछ अन्य प्रकार की जनजातियों से मिलते हैं। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश की 3 बड़ी जनजातियां हैं वो किन क्षेत्रों में निवास करती है। तो जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील, और जो भील जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है वो है रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। मतलब कि जो ये वाला एरिया है यहाँ पे भील जनजाति ज़्यादा मात्रा में निवास करती है। उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट ट्राइब है वो है गोंड। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जो सेकंड नंबर पे जो बड़ी जनजाति है वो है गोंड, और वो निवास करती है मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, बालाघाट, अनूपपुर आदि जिलों में। तो यहाँ पे रहते हैं गोंड जनजाति के लोग। और जो थर्ड बिगेस्ट ट्राइब है वो है बैगा। तो जो बैगा जनजाति है वो मेनली सीधी, सिंगरौली ये वाले एरिया में निवास करती है। तो ये थी 3 बड़ी ट्राइब। बट क्योंकि इस वीडियो में हम ट्राइब्स को नहीं, जनजातीय व्यक्तित्व को पढ़ने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जनजातीय व्यक्तित्व है वो है टाट्या भील जी। तो टाट्या भील जी का जन्म हुआ था 1842 में पश्चिमी निमाड़ के विरी गांव में। जी हाँ, पश्चिमी निमाड़ में जन्म हुआ था, जो कि अब बड़वानी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे हुआ था टाट्या भील का जन्म, और इन्हें टाट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीलों में जो मामा संबोधन है वो काफ़ी पसंद किया जाता है, तो इसलिए इन्हें टाट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है। भील जनजाति के लोग टाट्या भील की एक देवता की तरह पूजा करते हैं, एक देवता की तरह मानते हैं टाट्या भील जी को। उन्होंने गुरिल्ला पद्धति युद्ध में निपुणता हासिल की थी। ये याद रखिएगा कि गुरिल्ला पद्धति में जो निपुणता हासिल की थी वो व्यक्ति थे टाट्या भील जी। और टाट्या भील को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी जननायक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी जननायक किसे कहा जाता है, तो वो है टाट्या भील जी। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, जिसके तहत 4 दिसंबर 1889 को टाट्या भील जी को फांसी दे दी गई थी। टाट्या भील को अंग्रेज इंडियन रॉबिनहुड के नाम से जानते थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडियन रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है टाट्या भील को, जबकि जो निमाड़ का रॉबिनहुड है उन्हें वो भीमा नायक को कहते हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, टाट्या भील को बोला जाता है इंडियन रॉबिनहुड। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में, ये क्षेत्र याद रखिएगा, शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवा को जननायक टाट्या भील सम्मान प्रदान किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आदिवासी युवक को ही टाट्या भील सम्मान प्रदान किया जाता है, और किस क्षेत्र में, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में। और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट टाट्या भील। नेक्स्ट जो हमारा व्यक्तित्व है वो है वीरसा गौंड। तो वीरसा गौंड नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी आदिवासी थे। ये इनके जो प्लेसेस हैं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि टाट्या भील जी का अभी हमने देखा कि पश्चिमी निमाड़ से थे 1857 के संग्राम के समय, ऐसे ही जो वीरसा गौंड थे वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में थे। जो वीरसा गौंड थे वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में थे और एक आदिवासी नेता थे। और 1942 को वीरसा गौंड और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी, जी हाँ, बैतूल जिले में जो घोड़ा डोंगरी नामक स्थान है वहां पर रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया था। और ऐसा कहा जाता है कि वहां की जो पटरियां थी वो भी उखाड़ के फेंक दी थी और आगजनी वगैरह कर दी थी। तो इस दौरान पुलिस द्वारा बिना चेतावनी दिए गोली चलाने के कारण वीरसा गौंड की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे वीरसा गौंड जी। उसके बाद जो हमारा अगला व्यक्तित्व है वो है शंकर शाह। तो जो शंकर शाह जी थे वो संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह और दलपत शाह की पत्नी थी दुर्गावती जी। तो दुर्गावती जी के ही वंशज थे शंकर शाह। और शंकर शाह का जन्म हुआ था गढ़मंडला के गोंड शासक शंकर शाह का जन्म 1783 में हुआ था, और जबलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 1857 की क्रांति में जबलपुर से या महाकौशल क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था, तो वो थे शंकर शाह, और इन्हीं के पुत्र थे रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी ने जबलपुर जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और इन्होंने अंग्रेजों ने अपने मुखाबिरों और राजा शंकर शाह के गद्दारों के साथ मिलकर 1857 को राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, जो कि इनके पुत्र थे,
और अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और इनके विरुद्ध मुकदमा चलाया था और राजद्रोह का, क्योंकि ये कवि भी थे और बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखते थे जिसके कारण मध्य प्रदेश की जनता या जबलपुर की जनता में क्रांतिकारी भावना उत्पन्न होती थी। तो इस कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के ऊपर। इसी के बाद 18 सितंबर 1857 को दोनों को तोप के मुंह पर बांधकर तोप चला दी गई थी। तो ये थे शंकर शाह और रघुनाथ शाह। अगला जो हमारा व्यक्तित्व है वो है जंगड़ सिंह श्याम। तो जंगड़ सिंह श्याम का जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ था। याद रखिएगा, इनका जन्म स्थान डिंडोरी जिले में हुआ था। जंगड़ जी का जन्म, वह गोंड जनजाति के उपजाति प्रधान गोंड से थे। गोंड में कई प्रकार की जनजातियां होती हैं, जैसे कि प्रधान, आगरिया, ओझा। तो इन्हीं में से जो प्रधान गोंड होते हैं उस जनजाति के थे जंगड़ जी। इन्होंने गोंड चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये चित्रकार थे और ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने कागज और कैनवास का उपयोग किया था गोंड चित्रकला में। चित्रकला में हुए इस उपयोग को जंगड़ कलाम कहा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, जो जंगड़ कलाम जो शैली है वो इजाद की थी जंगगढ़ सिंह श्याम ने। इसके वो निर्माता माने जाते हैं। जंगड़ सिंह श्याम के चित्रों में गोंड देवताओं की प्रमुखता, जो गोंड देवता है उनकी प्रमुखता रही है या ये अपने चित्रों में गोंड देवताओं को दिखाते हैं। जंगड़ सिंह श्याम को 1886 में शिखर सम्मान से नवाजा गया था और इनका देहांत 2001 में जापान में स्थित मिथिला संग्रहालय में हुआ था। तो ये थे जंगड़ सिंह श्याम जी। उसके बाद जो अगला व्यक्तित्व है वो है संग्राम शाह। जी हाँ, ये वही संग्राम शाह है जिनके वंशज थे अभी जो हमने पढ़ा है शंकर शाह और रघुनाथ शाह। तो संग्राम शाह गोंड वंश के 48वें शासक थे। संग्राम शाह का मूल नाम अमनदास था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संग्राम शाह जी का जो मूल नाम था वो क्या था, अमनदास। इन्होंने जो 52 गढ़ हैं उनको फतेह किया था, उनमें जीत हासिल की थी 52 गढ़ों में। इसलिए कहते हैं कि जो 52 गढ़ का जो राज्य है वो दुर्गावती जी ने संभाला था, क्योंकि दुर्गावती जी इनकी बहू थी। तो इन्होंने 52 गढ़ों को जीतने के बाद खुद को संग्राम शाह की उपाधि दे दी थी। याद रखिएगा, ये संग्राम शाह इनकी उपाधि थी। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था अमनदास। उसके बाद देखते हैं रानी दुर्गावती जी। तो रानी दुर्गावती गोंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी। ये जो दलपत शाह थे वो संग्राम शाह के पुत्र थे। तो दलपत शाह की पत्नी थी रानी दुर्गावती जी। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने 16 साल तक शासन किया और 24 जून 1564 को मुगलों से लड़ते हुए वीरांगना रानी दुर्गावती शहीद हो गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा कि 1564 में मुगलों से लड़ते हुए वीरांगना रानी दुर्गावती शहीद हो गई और इनकी जो समाधि है वो भी जबलपुर जिले में स्थित है। उसके बाद अगला जो व्यक्तित्व है वो है धीर सिंह। तो रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता धीर सिंह बघेल या धीरज सिंह का जन्म 1820 में रीवा के कछिया टोला गांव में हुआ था। तो रीवा से नेतृत्व किया था धीर सिंह जी ने। ये याद रखिएगा कि रीवा से किसने नेतृत्व किया है, तो धीर सिंह जी। उसके बाद अगला व्यक्तित्व है कांतीलाल भूरिया। तो इनका जन्म झाबुआ जिले में हुआ था और वे 5 बार सांसद रह चुके हैं। 5 बार सांसद रह चुके हैं कांतीलाल भूरिया जी और वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के पद पर निर्वाचित हैं। उसके बाद अगला व्यक्तित्व है झलकारी बाई। जो झलकारी बाई हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। याद रखिएगा, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। और अवंती बाई की सहायिका का नाम क्या है वो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इन दो नामों में बहुत कंफ्यूजन होता है। उसके बाद झलकारी बाई का जन्म कोरी समाज में 1830 में हुआ था, झांसी के पास स्थित भोजला गांव में। झलकारी बाई महारानी लक्ष्मीबाई की सहायक थी। यूरोज ने पीर अली और दुल्हाजू की सहायता से झलकारी बाई को गिरफ्तार किया। झलकारी बाई उनकी पकड़ से भाग निकली। ऐसा कहा जाता है कि जो झलकारी बाई थी वो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, इसलिए कई बार ये दोनों अंग्रेजों को धोखा देने में कामयाब रह चुकी थी। झलकारी बाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। और जब रानी लक्ष्मीबाई जी शहीद हुई थी तो 4 अप्रैल 1857 को ही झलकारी बाई ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला है रानी अवंती बाई। तो रानी अवंती बाई का जन्म लोधी वंश में हुआ था। इनका वंश भी पूछा जा सकता है। तो लोधी वंश में हुआ था 1831 में सिवनी जिले में। सिवनी जिला और लोधी वंश, ये याद रखिएगा रानी अवंती बाई के बारे में। इनका जो विवाह है वो रामगढ़ रियासत के मंडला के राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया गया था।
याद रखिएगा, दुर्गावती जी का जो विवाह है वो दलपत शाह के साथ हुआ था और अवंतीबाई का विवाह विक्रमादित्य के साथ हुआ था। देवहारगढ़ के जंगल में रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय खुद को ही अपनी तलवार मार ली और वे शहीद हो गई। तो याद रखिएगा, जो अवंतीबाई हैं, क्योंकि ये जो शहीद हुई थी ये रानी लक्ष्मीबाई से पहले शहीद हुई थी, तो इन्हें कहा जाता है 1857 के युद्ध की प्रथम महिला शहीद। तो इनका डेट जरूर याद रखिएगा, 20 मार्च 1858। ठीक है, उसके बाद रानी अवंतीबाई 1858 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला वीरांगना थी। जो इनकी समाधि है वो है डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास। याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई की समाधि है डिंडोरी जिले में, जबकि दुर्गावती जी की समाधि है बरेला करके एक स्थान है जो जबलपुर में स्थित है। उसके बाद है सरदार गंजन सिंह कोरकू। तो गंजन सिंह कोरकू का जन्म हुआ था बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के पास। महात्मा गांधी जी के कहने पर 1930 में, याद रखिएगा, 1930 में गंजन सिंह कोरकू ने घोड़ा डोंगरी से जंगल सत्याग्रह चालू किया था। तो ये जो जंगल सत्याग्रह है मध्य प्रदेश का, ये कब चालू हुआ था? 1930 में। इसे हम याद ऐसे रख सकते हैं कि जो जंगल होता है, हम ऐसा मान सकते हैं याद करने के लिए कि वो एक गोल होता है, सर्कुलर होता है, और 1930 में भी सर्कल आ रहा है। तो 1930 में हुआ था जंगल सत्याग्रह, उसका नेतृत्व किया था। इस जंगल सत्याग्रह को टूरिया जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। टूरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि टूरिया ही उस जंगल का नाम था जहाँ पे ये सत्याग्रह हुआ था। गंजन सिंह कोरकू का देहांत 1963 में हुआ था। जंगल सत्याग्रह का ईयर जरूर याद रखिएगा, 1930। उसके बाद जो अगला व्यक्तित्व है वो है भीमा नायक। तो भीमा नायक भील जनजाति के प्रमुख नेता थे। इन्होंने बड़वानी जिले के सेंधवा नामक स्थान से बड़वानी जिले में 1857 का नेतृत्व किया था। भीमा नायक का जन्म 1840 में मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ रियासत में हुआ था। पश्चिमी निमाड़ में जन्म हुआ था भीमा नायक का। उसके बाद 1857 में अंबा पानी के युद्ध में भीमा नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंबा पानी का जो युद्ध हुआ था 1857 में, उसमें भीमा नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद में उन्हें अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दे दी थी और अंडमान निकोबार भेज दिया था। और भीमा नायक को 1876 में अंडमान में ही फांसी दे दी गई थी। अंडमान में फांसी दे दी गई थी भीमा नायक को, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो अगला हमारा व्यक्तित्व है वो है खाज्या नायक। तो जो खाज्या नायक थे उनके ही बहनोई थे भीमा नायक। तो भील जनजाति के प्रमुख क्रांतिकारी नेता खाज्या नायक का जन्म निमाड़ क्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा, इनका जन्म भी निमाड़ क्षेत्र में हुआ था। इनके पिता गमा नायक अंग्रेजों के चौकीदार थे। पिता की मृत्यु के बाद जो खाज्या नायक जी हैं, इन्होंने अंग्रेजों की सेवा की थी, परंतु बाद में अंग्रेजों द्वारा ही सजा दिए जाने के कारण उनका जो व्यवहार है वो अनुचित हो गया था अंग्रेजों के प्रति। अनुचित तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके मन में एक भाव आ गया था कि वो अब से अंग्रेजों की सेवा नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने खाज्या नायक पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 11 अप्रैल 1858 को अंबा पानी के युद्ध में खाज्या नायक को जेम्स आउट्रम ने मार दिया। याद रखिएगा, अंबा पानी का युद्ध हुआ था 11 अप्रैल को, इसलिए जो 11 अप्रैल है उसी दिन खाज्या नायक शहीद दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को खाज्या नायक शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 11 अप्रैल 1858 को अंबा पानी के युद्ध में खाज्या नायक को मार दिया गया था जेम्स आउट्रम के द्वारा, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला जनजातीय व्यक्तित्व है वो है पेमा फात्या। पेमा फात्या जी जो है वो पिथौरा कला होती है, जो एक जनजातीय कला होती है पिथौरा, उसमें मास्टर कहे जाते हैं। तो भील जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार, तो पहले तो याद रखिएगा कि ये चित्रकार हैं। पेमा फात्या का जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में हुआ था। जन्म स्थान जरूर याद रखिएगा, झाबुआ में हुआ था। इन्होंने भील आदिवासियों की प्रसिद्ध चित्रकला, भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है पिथौरा। याद रखिएगा, पिथौरा किस जनजाति की प्रमुख चित्रकला है, तो वो जाएगा भीलों की। इसको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई है और पिथौरा चित्रकला को पिठौरा नाम से भी जाना जाता है। पिठौरा या पिथौरा एक ही है। पिथौरा चित्रकला भारत में एकमात्र ऐसी चित्रकला है जिसमें ध्वनि सुनना, उसे समझना और फिर उससे लेखन करके चित्र बनाना, मतलब ध्वनि सुनने के आधार पर ये चित्र बनाए जाते हैं। पेमा फात्या को मध्य प्रदेश शासन ने
86 में शिखर सम्मान दिया था, इनके सम्मान याद रखिएगा, शिखर सम्मान मिला था पेमा फात्या जी को। और साल 2017 में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। तुलसी सम्मान और शिखर सम्मान ये किसे मिला है? पेमा फात्या जी को। 31 मार्च 2020 में पेमा फात्या का निधन हो गया। तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है पेमा फात्या जी। तो शिखर सम्मान इन्हें मिला है, तुलसी सम्मान इन्हें मिला है, झाबुआ जिले से है, चित्रकार है और प्रसिद्ध भीली कला पिथौरा के चित्रकार है ये। आप साइड में ये जो इमेज देख रहे हैं ये पिथौरा चित्रकला की इमेज है, जिसमें जानवरों या अन्य चीजों की सहायता ली जाती है चित्र बनाने के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला जनजातीय व्यक्तित्व है वो है भूरीबाई। तो भूरीबाई का जन्म भी झाबुआ जिले में हुआ था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। तो भूरीबाई का जन्म हुआ था झाबुआ जिले में पिटोल गांव में हुआ था। वह भील जनजाति से संबंधित है। ये भील जनजाति की है भूरीबाई, और ये भी पिथौरा चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार है। जो पिथौरा भीली चित्रकला है उसकी प्रसिद्ध चित्रकार है भूरीबाई। उन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है भील जनजाति की भूरीबाई को। किस लिए? पिथौरा चित्रकला के लिए। उन्हें मध्य प्रदेश शासन से सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान इन्हें भी मिल चुका है, और अहिल्या सम्मान 1998 में भी प्राप्त हो चुका है। तो इनके सम्मान जरूर याद रखिएगा, अहिल्या सम्मान, शिखर सम्मान और पद्मश्री मिला है जो कि रिसेंटली मिला है 2021 में। और जो भारत भवन का जो उद्घाटन समारोह था 39वां, इसमें भी बुलाया गया था भूरीबाई जी को एज अ गेस्ट। उसके बाद अगला व्यक्तित्व है जमुना देवी। तो जमुना देवी का जन्म हुआ था धार जिले में। जमुना देवी का जन्म हुआ था धार जिले में सरदारपुर नामक स्थान पे। इन्हें बुआ जी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मामा के नाम से हमने पढ़ चुका है किसे जाना जाता है, टाट्या भील को, और बुआ जी के नाम से जाना जाता है जमुना देवी को। उसके बाद जमुना देवी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री हैं जमुना देवी। ठीक है, उसके बाद प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी हैं। जमुना देवी को 2001 में भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है, और जमुना देवी जी की मृत्यु हुई थी 24 सितंबर 2010 में। उसके बाद जो एक और व्यक्तित्व है दिलीप सिंह भूरिया। तो दिलीप सिंह भूरिया जी का जन्म हुआ था झाबुआ जिले में। उसके बाद वे 6 बार सांसद रह चुके हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं कि किसकी सरकार में दिलीप सिंह भूरिया जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी बनाई गई थी। भूरिया कमेटी बनाई गई थी दिलीप सिंह भूरिया के अध्यक्ष में। किस लिए थी ये कमेटी? तो तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए थी, जिसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश की तेंदुपत्ता नीति लागू हुई। दिलीप सिंह भूरिया का देहांत 24 जून 2015 को हुआ था। सो आई होप आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे, और जो जनजातीय व्यक्तित्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का एमपीपीएससी के। तो इसको आप जरूर से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।